तो बच्चों पिछले टर्न पे जो मैंने आपका डिस्कशन किया था वो क्लियर कट आपकी स्क्रीन पे है, और पिछले टर्न पे मैंने आपको होमवर्क दिया था तो वो होमवर्क आपके सामने ही क्लियर कट आपको विजिबल है। तो बच्चों पिछले टर्न का होमवर्क एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। मैंने आपको दिया था फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन bx की होल पावर 11 एंड x की पावर -7 इन ax माइनस b 1 अपॉन bx स्क्वायर होल पावर 11 and find the relation between a and b so that these coefficients are equal। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, इसके आंसर्स भी आपके पास लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग रिव्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले जो बच्चों क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया है x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। किसमें निकालना है? वो निकालना है ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन bx की होल पावर 11। तो बच्चों जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एज इट इज जैसे आपको बताया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 12 टर्म्स होंगे, क्योंकि वो n+1 होते हैं। तो इसमें 11 है तो 11 प्लस 1 यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगे। जब आप इसके एक्सपेंड करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगे, उसमें जो x की पावर 7 जहां पर होगा उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन को सोचना होता है और इसका जनरल टर्म लिखना होता है tr+1 दैट इज इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस आर a की पावर r। इस तरह से बच्चों हम लोग सोचते हैं। और बच्चों ये हम इसके लिए अब सोचेंगे। तो बच्चों यहां पर जो आपका x प्लस ए है तो उसमें x की जगह बच्चों ax स्क्वायर है और a की जगह बच्चों 1 अपॉन bx है। तो बच्चों अब आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो जनरल टर्म होगा tr+1 वो होगा ncr x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। ये है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इस एक्सपेंशन का एक जनरल टर्म लिखा है। अब बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस जनरल टर्म में जो x की पावर है वो हम क्या चाहते हैं कि वो 7 हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको पूरी तरीके से लिखेंगे। a की पावर है 11 माइनस आर, x की पावर है 22 माइनस 2r, और फिर है b की पावर, b ऊपर आएगा तो b की पावर -11 हो जाएगी, और x ऊपर आएगा तो x की पावर -11 हो जाएगी। तो बच्चों इसमें a की पावर 11 माइनस आर है, b की पावर -11 है, और x की पावर है 22 माइनस 2r माइनस 11। ये है बच्चों। तो बच्चों अगर आप इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखें तो ये बात अब आपको समझ में आएगी, इसमें कुछ बातें कि इसमें जो है जो x की पावर है वो क्या है, वो है 11 माइनस 2r। और बच्चों क्या चाहते हैं आप कि ये जो 11 माइनस 2r है वो किसके बराबर हो जाए? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर सारे टर्म्स आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इसमें एक जगह आपको देखना भी पड़ेगा। तो ये बच्चों NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r है। तो बच्चों यहां पावर आप एक बार r कर लीजिएगा, और r करने के बाद बच्चों ये b की पावर -r है, इसको देख लीजिएगा आप। b की पावर -r है और x की पावर -r है, इसको आप देख लीजिएगा। तो बच्चों ये b की पावर -r लिखा हुआ है, ठीक है। b की पावर क्या है? -r है, तो -r लिख दीजिए। और x की पावर जो है वो क्या है बच्चों? यहां से x की पावर -r आया है तो उसको आप लिख लीजिए -r, ठीक है। तो -r मैंने आपको लिख दिया। तो बच्चों ओवरऑल पावर क्या हो गई? तो x की पावर हो गई 11 माइनस 3r। 11 माइनस कितनी हो गई? 3r। तो ये पावर बच्चों आप क्या चाहते हैं कि वो पावर क्या हो जाए? 7 हो जाए। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से r की वैल्यू यानी 3r इज इक्वल टू 15 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये 22 है, इसको देख लीजिएगा। दिस इज 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7, दैट इज 3r इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से r की वैल्यू क्या आई? 5 आई, ठीक है बच्चों। तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो यानी कि r की वैल्यू जब 5 होगी तो आप x की पावर 7 का कोफिशिएंट
निकाल लेंगे। तो बच्चों आर की वैल्यू अगर आप 5 डालेंगे तो ये आ जाएगा t5 + 1, यानी कि जो 6th टर्म होगा उसी में x का कोफिशिएंट 7 है। तो बच्चों वो क्या है, वो हो गया 11c5 a की पावर 11 - 5 यानी कि 6, b की पावर -r यानी कि -5, और x की पावर जो 22 - 3r है वो 7 हो चुकी है। तो बच्चों हमें 7 लिख देना है। अब बच्चों हमें सारे टर्म से मतलब नहीं है, हमें जो उसका कोफिशिएंट है सिर्फ उससे मतलब है। तो बच्चों आपका आंसर आ गया कि जो कोफिशिएंट है आपका x की पावर 7 का इसके एक्सपेंशन में वो क्या है 11c5 a की पावर 6 b की पावर -5। तो बच्चों अब आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही है ये। उसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, उसके बाद बच्चों एक मैंने आपको दूसरा एक्सपेंशन दिया है, उस दूसरे एक्सपेंशन में भी आपको वही वर्किंग सेम करनी है। तो पहले आप इसको रिव्यू कर लीजिए, और एक दूसरा एक्सपेंशन भी आपको मैंने दिया हुआ है, उसमें भी आपको वर्किंग देखनी है। तो दूसरा एक्सपेंशन भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। देखिए दूसरा एक्सपेंशन क्या था, दूसरा एक्सपेंशन है बच्चों, आपको चाहिए x की पावर माइनस चाहिए, किसमें चाहिए, वो चाहिए ax माइनस 1/bx² की होल पावर 11। तो बच्चों इसके एक्सपेंशन में ध्यान से देखिए, इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर -7 का कोफिशिएंट चाहिए। बिल्कुल बच्चों वर्किंग आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। कैसे लिखेंगे, tr+1 = ncr x की पावर n-r, ध्यान से देखते रहिए, x की पावर n-r इंटू a की पावर r। ठीक, तो a की पावर r होता है। चलिए अब बच्चों इसके टर्म्स हम लोग निकाल लेते हैं। एक है 11cr, a की पावर 11 - r, x की पावर 11 - r, -1 की पावर r, b की पावर -r, x की पावर -2r। तो बच्चों इसमें सारे x के कोफिशिएंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे पहले। तो उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग को वर्किंग करनी पड़ती, वो मैं कर रहा हूं। दिस इज 11 - r -2r, दिस इज द ओवरऑल x की पावर 11 - 3r। अब बच्चों आप यहां पे चाहते क्या है कि जो 11 - 3r है वो किसके इक्वल हो जाए, -7 के। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 6, समझ गए होंगे आप। यानी बच्चों जो 7th टर्म होगा वही आपका आंसर होगा। तो 7th टर्म क्या होगा बच्चों, 11c6 a की पावर 11 - 6, -1 की पावर 6 बच्चों इवन हो गया तो पॉजिटिव हो गया, b की पावर -6 और x की पावर क्या बन गया 11 - 3r, जहां पे ये वैल्यू हो गई -7। तो बच्चों हमें इसके कोफिशिएंट से मतलब है, ये इसका कोफिशिएंट है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बच्चों दिस इज 11c6 a की पावर 5 b की पावर -6। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, ये है बच्चों। तो बच्चों ये पिछले टर्म का आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको वही करा रहा हूं। मैंने इसके 3 पार्ट का डिस्कशन किया था, तो तीनों पार्ट में पहले 2 पार्ट का आंसर आ चुका है, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब बस एक पार्ट हमको ये देखना है कि उसमें क्या पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि ए और बी के बीच में एक ऐसा रिलेशन बताइए जिससे ये दोनों कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो जाए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल कर देते हैं, और जैसे ही इक्वल करेंगे आपके पास जो अगला आंसर है वो भी निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग अगले कोफिशिएंट्स को, दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं। तो बच्चों जब हम लोग दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा 11c5 a की पावर 6 b की पावर -5 इज इक्वल टू 11c6 a की पावर 5 b की पावर -6, ये आ रहा है बच्चों। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो NCR होता है वो NCn-r के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो बच्चों यहां से जो 11c5 है
वो 11c 11 माइनस 5 यानी कि 11c6 के बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म बच्चों कैंसिल हो गए। आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। और बच्चों जो भी बचा है उसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्लियर कट आ रहा है ए बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपका मैंने तीसरा आंसर भी निकाल दिया, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 1। अब आप इस क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो मैंने अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है वो है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 27। इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 40 का कोफिशिएंट चाहिए। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए तो बच्चों आपके पास जो एक्सपेंशन है वो है किसका, वो है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 27, इसका एक्सपेंशन है। तो बच्चों क्या है देखेंगे हम लोग इसको, पहले अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ऐसा मैंने एक आपको कंसेप्ट पहले भी बताया था कि ज्यादातर ब्रैकेट में ऐसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 27 इंटू 2 यानी कि 54 हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम इसको x प्लस ए की होल पावर n से कंपेयर करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा इसका जनरल टर्म। तो बच्चों इसका जनरल टर्म क्या होगा, वो होगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। और बच्चों मैंने आपको सिखाया क्या है, मैंने आपको यही तो सिखाया कि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होगा। यानी ये टर्म बचा क्या, ये बचा 54 सी आर इंटू एक्स की पावर क्या होता है, x की पावर होता है बच्चों, a की पावर होता है बच्चों r, यानी ये x की पावर बच्चों क्या हो जाएगा, x की पावर इज r। ये हो गया, ठीक है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। अब बच्चों आप चाहते क्या हो कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर 40 का कोफिशिएंट चाहिए। तो बच्चों जनरल टर्म में x की पावर 40 कब बनेगी, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, जनरल टर्म में x की पावर 40 तब बनेगी जब आपका r क्या होगा, वो क्लियर कट 40 होगा। तो बच्चों यानी कि r की जगह अगर हम 40 डाल देंगे तो ये बन जाएगा 54c40 x की पावर 40, यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 वो क्या हुआ बच्चों, वो हुआ 54c40। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ये तो बहुत कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इजी काम है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो आपको सामने अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक बड़ा से दो एक्सपेंशन से उनके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करने के बाद जो x की पावर 5 आएगा उसका कोफिशिएंट चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंशन किसका कह रहा है, वो कह रहा है x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन चाहिए किसको, वो चाहिए 1 प्लस 2x की होल पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 7। इसके एक्सपेंशन में बच्चों x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको करने के लिए बच्चों स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए बच्चों कि आपका काम कब बनेगा, आपका काम ये बनेगा कि आपके उसको देखना है और आपको उसको देखना है। आपको क्लियर कट पता है कि पहले वाले में 7 टर्म है, दूसरे वाले में 8 टर्म है, लेकिन इनके मल्टीप्लिकेशन में जब भी आपके पास x की पावर 5 आएगा तो वही वाला आपका टर्म काम का होगा, बाकी तो टर्म आपके काम के है नहीं। तो बच्चों x की पावर 5 कब कब बन जाएगा, तो तुम कहोगे सर इसका जनरल टर्म है NCR x की पावर n माइनस r। तो बच्चों x की जगह क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे x की जगह 1 है, तो 1 की पावर आप कुछ भी लिखिए वो तो 1 ही रहेगा। सीधा सीधा a की पावर r लिखिए, तो a की पावर r दैट इज r की जगह r ही लिखिएगा, r। और बच्चों दूसरे वाले का जनरल टर्म क्या हुआ, वो हुआ NCR 1 की पावर 7 माइनस r इंटू a की पावर r, a की जगह क्या है माइनस x की पावर r। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास यहां पर क्या होगा,
इनका मल्टीप्लीकेशन है, दोनों जनरल टर्म्स का। दोनों जनरल टर्म्स का क्या है बच्चों? आपस में मल्टीप्लीकेशन है। जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो बच्चों क्या बनेगा? 7CR मल्टीप्लाई होगा 6CR से, और ये हो गया 2 की पावर r, ये हो गया x की पावर r, ये हो गया -1 की पावर r, यहां हो गया x की पावर। तो क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे? अगर हम इसके r यहां भी लिखे, r यहां भी लिखे तो कंफ्यूजन होगा। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 R2 लिख लेते हैं, तो शायद आपको जल्दी समझ में आए। या PQ भी आप लिख सकते हैं। अगर आप R लिख चुके हैं तो आप R1 R2 लिख लीजिए, उससे आपको ज्यादा आसान रहेगा। तो 6C R1 7C R2 2 की पावर R2, ठीक है, 2 की पावर R2 x की पावर R2, ध्यान से देखिए, 2 की पावर R2 x की पावर R2 -1 की पावर। तो यहां पर बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि R2 और R1 कहां कहां है, तो वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। आप फिर से देख लो 1 मिनट दोबारा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिए। अगर बच्चों आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो वो क्या होगा? वो होगा NCR, दिस इज NCR। R की जगह क्या डालें? P डाल देते हैं, ठीक है, इनटू A की पावर R। तो R की जगह क्या है? P। अब देखो, अब क्लियर है, P लिख दिया मैंने। यहां पर बच्चों क्या है? 7CP -x की पावर, यहां पे अगर P लिखेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा, यहां पे Q लिखो तो Q हो गया। अब देखो बच्चों, शायद आपको समझ में आए। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6CP 7CQ, ये हो जाएगा 2 की पावर P x की पावर P -1 की पावर Q x की पावर Q। तो बच्चों ओवरऑल बना क्या? 6CP 7CQ 2 की पावर P -1 की पावर Q x की पावर P प्लस Q, ठीक है, ये है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो बच्चों अब यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास P प्लस Q का टर्म है, ठीक है, आपके पास P प्लस Q का टर्म है। आप क्या चाहते हैं कि P प्लस Q का सम क्या है? आप क्या चाहते हैं कि P प्लस Q का सम क्या है? 5 है। तो बच्चों P और Q का सम 5 कब कब हो सकता है? तो आप कहोगे सर P को एक बार 0 ले लो, Q को 5 ले लो, यही तो कहोगे। P को 5 ले लो, Q को 0 ले लो, और क्या कह सकते हो? P को 1 ले लो, P को 1 ले लो, और Q को क्या ले लो? 4 ले लो। P को 4 ले लो तो Q को 1 ले लो। तो तुम कहोगे सर ऐसे तो कई सारे पेयर्स आ जाएंगे आपके पास। तो सर पहला पेयर 0 5, दूसरा 5 0, तीसरा 1 4, फिर 4 1, और क्या बनेंगे सर? P को 2 ले लो तो Q 3 हो जाएगा, P को 3 ले लो तो Q 2 हो जाएगा। समझ में आया? और क्या क्या ले सकते हैं बच्चों? तो P को आप इसके अलावा और भी ले सकते हैं। 3 ले लिया, P को 4 ले लो तो Q1 हो जाएगा, तो P1 लोगे तो Q4 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों P की पावर 5 तो आप लोगे नहीं, क्योंकि P की पावर 5 वाला केस तो आप पहले ही ले चुके हो। P की पावर 5 वाला तो P अगर आप 5 लोगे तो Q0 लेना पड़ेगा, तो अब केस रिपीट हो जाएंगे। तो बच्चों इतने पेयर्स बन करके आ रहे हैं। अब चेक कर लो कितने पेयर्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5, एक बार गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ पेयर बन रहा है। इन पेयर से ही आपका काम बनेगा। P प्लस Q का सम क्या बन सकता है? 5। तो बच्चों अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आप अपना काम धीरे धीरे करते चले जाओ और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से करने लायक होते हैं। कई बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर वो पूरा पूरा एक्सपेंड करके कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन करने का मेथड यही होता है, ठीक है, करने का मेथड यही होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको। तो ये हो गया बच्चों
सबसे पहले p को 0 डाल दो, q को 5 डाल दो। तो पहला टर्म क्या आएगा, p को 0 डाल दिया, q को 5 डाल दिया, p को 0 डाल दिया, q को 5 डाल दिया, और x की पावर 5, वो तो बना ही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक टर्म तो आपका ये हो गया, इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा, 100% आएगा। समझ में आया? दूसरा टर्म बच्चों क्या होगा, दूसरा टर्म देखिए। ओके, अब p को 5, q को 0 ले लो, तो आप लिखोगे p को 5, तो 6p5। ध्यान से देखिए, p को अब हम क्या ले रहे हैं, p को अब हम ले रहे हैं 5, और q को क्या ले रहे हैं 0। p को 5, q को 0, यहाँ पे x की पावर 5 ऑटोमेटिक बन जाएगा। प्लस दूसरा टर्म क्या है, p को 1, q को 4, तो p को 1, q को 4, p को 1, q को 4, और ऑटोमेटिक ये बनता चला जाएगा। तो बच्चों आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा, ऐसे आपके टर्म्स आने लगेंगे। जब आपके टर्म्स आने लगेंगे तो ऐसे करके जितने भी टर्म्स आएंगे सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने की वर्किंग होती है। अब आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। जब बच्चों आप इस तरह से करते चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आपका बच्चों फाइनली निकल करके आएगा 171। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको करना होगा। जब आप करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको एक जो पावर 5 का कोफिशिएंट है वो आप इस तरह से बनाएंगे, तो तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। जो आखिरी वाला केस है बच्चों, वो आखिरी वाला केस हम पहले लिख चुके हैं कि p को 4, q को 1, तो आप उसको मत लिखिएगा क्योंकि वो केस ऑलरेडी हो चुका है, तो इस वाले केस को आप हटा दीजिएगा। तो टोटल आपके पास बच्चों 6 केसेस आएंगे। तो इन 6 केसेस का जब आप सम करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आएगा 171। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन करना होता है। अब आप इसको एक बार और रिव्यू कर लीजिए। ठीक बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट पे बेस है, सबसे पहले आप वो लिख लीजिएगा। वो है ऑन फाइंडिंग द टर्म, हेडिंग डालिए, ऑन फाइंडिंग द टर्म independent of the variable, independent of the variable, independent of the variable, जो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो। देखिए कैसे करते हैं। तो बच्चों देखिए आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है 3x² -1/2x³ होल पावर 10। ठीक है बच्चों, ये एक्सपेंशन है। तो क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसके एक्सपेंशन में एक ऐसा टर्म निकालना हो कि जिसमें x हो ही नहीं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, फाइंड द टर्म which is independent of x, which is independent from x, जो x से क्या हो, independent. Find the term which is independent from x. तो बच्चों आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए करते कैसे हैं, उसका क्या वे होता है। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, इसको x प्लस a की होल पावर n से ही कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करने के लिए आप इसको बनाएंगे तो बच्चों ये किस तरह से बनेगा, ये x की जगह ये है और a की जगह बच्चों ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि x की जगह ये टर्म लिखा हुआ है और a की जगह ये टर्म लिखा हुआ है। ठीक, अगर आप समझ गए हो तो उसका जनरल टर्म आप लिख दो। जनरल टर्म क्या होगा, वो होगा NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r, ये होगा बच्चों जनरल टर्म। तो बच्चों होगा TR+1 इज इक्वल टू NCR 3 की पावर 10 माइनस r, x की पावर 20 माइनस 2r, -1 की पावर r, 2 की पावर -r।
x की पावर -3r। तो बच्चों ये है, तो ये बच्चों बन गया 10cr 3 की पावर 10 माइनस r -1 की पावर r 2 की पावर -r। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे x के साथ कौन कौन से टर्म है वो आप जरा चेक कर लीजिए। x के साथ एक 20 माइनस 2r और एक है -3r। ये बच्चों x के साथ टर्म है, आप इसको चेक कर लीजिए। सारे टर्म मैंने लिख दिए। ये वाला टर्म ये लिखा हुआ है, ये वाला भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, और x वाले टर्म्स मैंने कलेक्ट कर दिए। अब आप चेक कर लो। अब बच्चों आप क्वेश्चन में चाहते क्या हो? क्वेश्चन में आप सिर्फ इतना चाहते हो कि ये जो पावर है, पावर में क्या है? पावर में दिया है 20 माइनस 5r, वो क्या हो जाए? पावर x की 0 हो जाए, क्योंकि आपको क्या बनाना है? इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो बच्चों r की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 4 आएगी। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में जो पांचवा टर्म होगा वही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो बच्चों पांचवा टर्म क्या से लिखेंगे? दिस इज TR+1 यानी कि T4+1 इज इक्वल टू NCR। दिस इज NCR x की पावर n माइनस r। दिस इज 10 माइनस 4। समझ में आया? या आप इसको डायरेक्टली अपने नीचे जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसमें भी डाल सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है बच्चों? TR+1 इज इक्वल टू 10CR 3 की पावर 10 माइनस r -1 की पावर r 2 की पावर -r। अब आप चेक कर लो, मैंने आंसर लिख दिया। तो बच्चों जो टर्म x से इंडिपेंडेंट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। दिस इज 10C4 3 की पावर 6 -1 की पावर 4 इवन है, और ये हो गया 2 की पावर -4। तो ये बच्चों है। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपको आज के बाद याद रखना होगा कि कभी भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले आए तो उसमें आपको घबराना नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना है कि एक्स के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करके उसको 0 कर देना है, और कोई भी काम नहीं करना होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म वाले एक्स वाले इनको देख के आपको घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया एग्जाम में। दिस इज वेरी इजी टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट of term independent of x in expansion of। तो बच्चों दिया हुआ है वो, अभी आप घबराइएगा नहीं इतना बड़ा एक्सपेंशन देख करके। दिस इज x+1 x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x-1 अपॉन x माइनस x की पावर 1/2 होल पावर 10। तो बच्चों ये एक्सपेंशन आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी अभी लिखा हुआ है। जरा उसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट में लिखा है बच्चों x+1 होल डिवाइड बाय x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x-1 होल डिवाइड बाय x माइनस x की पावर 1/2 होल पावर 10। तो बच्चों इसके एक्सपेंशन में आपको एक ऐसा टर्म निकालना है जो x से इंडिपेंडेंट हो। तो तुम कहोगे सर अगर इसको निकालने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमने कहा नहीं, आपको करना क्या होता है, इस तरह के अगर टर्म्स आ रहे हैं तो पक्का ये सिंप्लीफाइड होते हैं, क्योंकि जब अगर ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते। तो इनका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। बस आपको प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस पहले से करने पड़ते हैं ताकि आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आए तो आपसे हो जाए। अब देखिए करने का वे क्या है। अगर आप ध्यान से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन सब में कंफर्टेबल है तो आपको 100% यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो x+1 का डिनोमिनेटर है उसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे बनाओ कि उसका एक फैक्टर डिनोमिनेटर से टैली करने लगे। उसी तरीके से बच्चों x-1 अपॉन x माइनस x की पावर हाफ लिखा हुआ है।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में कैसे एडजस्टमेंट करो कि उसका एक फैक्टर x-1 जैसा दिखने लगे। तो बच्चों ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े से यहाँ पर एडजस्टमेंट बैठाते हैं, तो आपको अब समझ में आएगा, तभी आप समझोगे। देखिए करना क्या होता है। सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में ये जो x है, उस x को आप x की पावर 1/3 की होल पावर 3 लिख दो, और 1 तो जिंदाबाद होता है, 1 को तो 1 की पावर 3 लिख दो या कुछ भी लिख दो। चलिए तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया a³ + b³ बन गया ना। डिनोमिनेटर आप एज इट इज अभी पढ़े रहने दो, क्योंकि जैसे ही न्यूमरेटर को आप ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -x-1। अब बच्चों डिनोमिनेटर जो है उसमें x की पावर हाफ आप कॉमन ले लो। जैसे ही आप x की पावर हाफ कॉमन लोगे तो x की पावर हाफ -1 ये भी फॉर्म बन जाएगा। तो अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिर्फ। अब बच्चों न्यूमरेटर में क्या करो, आप एक्सपेंड कर दो, a³ + b³ आप जानते हो, तो a की जगह x की पावर 1/3 और b की जगह 1 है, तो आप इसको लगा दो और इसको ओपन कर दो, तो क्या आएगा, तुम कहोगे सर ये आएगा a + b इंटू ब्रैकेट a²। अब बच्चों 1/3 x की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2/3 हो जाएगा, a² + b² माइनस a इंटू बी, यानी कि 1 इंटू x की पावर 2/3। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज 1/3, तो a² + b² माइनस ab। तो बच्चों ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो a + b इंटू ब्रैकेट a² + b² माइनस ab, तो नीचे हो गया बच्चों x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 + 1 माइनस, ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर वाले टर्म को आप कैसे लिखोगे, ये x-1 है, इसको आप लिख दो √x का स्क्वायर -1, तो √x + 1 √x -1 ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप चेक कर लो, अब आप चेक करो, कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जरूर कुछ फॉर्म बन रहा है धीरे धीरे, जो आपका काम खत्म कर देगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, एक एक ब्रैकेट तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, जैसे ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो बचे हुए टर्म है उन पे आप ध्यान दो। ये बचा है बच्चों x की पावर 1/3 + 1, एक तो यहां से ये बचा, यहां से बच्चों क्या बचा है, दूसरे वाले टर्म से क्या बचा है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज √x + 1/√x, ये बचा है बच्चों, ठीक है, इतना बचा है, ठीक है, इतना बचा है। तो बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अभी आप और कर लो, दिस इज x की पावर 1/3 + 1 माइनस √x/√x हो गया 1, और प्लस 1/√x, 1/√x का मतलब क्या हुआ, x की पावर -1/2, इसको आप ऐसे लिख दो, लिख सकते हो ना आप इसको ऐसे, भाई √x/√x हो गया 1 प्लस 1/√x, इसका मतलब x की पावर -1/2, 1/√x का मतलब क्या हुआ, उसको आप ऊपर ला करके आप x की पावर -1/2 भी तो लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बचा क्या फाइनली, ये बचा x की पावर 1/3 + 1 -1 माइनस x की पावर 1 - 1/2, यानी ये जो बचा है बच्चों ये सिर्फ एक छोटा सा टर्म रह गया, दिस इज जो आपके सामने लिखा है, ठीक। तो बच्चों ये जो इतना बड़ा सा टर्म आपको नजर आ रहा था वो सिर्फ अब इतना बचा है, और इसकी होल पावर क्या है बच्चों, इसकी होल पावर है 10, ये है। तो बच्चों इसका तो आप जनरल टर्म लिख ही सकते हो, तो इसका जनरल टर्म आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे TR + 1 = NCR, देखिए NCR x की पावर n-r, देखो x की पावर n-r, समझ में आ रहा, इंटू a की पावर r, तो बच्चों ये a की पावर r, ये है बच्चों। तो बच्चों हो गया TR + 1 = NCR x की पावर 10 - r/3 -1 की पावर r x की पावर -r/2, ये आ गया बच्चों। तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे टर्म्स कलेक्ट करो, एक तो एक 10CR आ गया, -1 की पावर r आ गया, x के साथ क्या क्या है वो है 10 - r/3 -r/2। तो बच्चों हम क्या चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए,
तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होने के लिए आप क्या करेंगे कि जो एक्स की पावर है, जो एक्स की पावर है उसको आप जीरो के बराबर कर देंगे। जैसे ही जीरो करेंगे तो यहां से आर की वैल्यू आप चेक कर लो 4 आ रही है। इसका मतलब इस एक्सपेंशन का जो पांचवा टर्म होगा वो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा। तो बच्चों लिख लो आप t4 प्लस 1 इज इक्वल टू 10c4 माइनस 1 की पावर 4, माइनस 1 की पावर 4 दैट मीन्स इवन नंबर। तो बच्चों ये है आपका, और x की पावर बन जाएगा ये, इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो x की पावर 0 बन जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर क्या हुआ, ये दिस इज 10c4, और 10c4 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 210 आएगा। अब बच्चों आप इतने क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये सिंप्लीफाई करना डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाए। तो अब हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए आपको हम थोड़ा सा पॉइंट्स लिखवा देते हैं तो आपको जल्दी क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बच्चों ये स्टैंडर्ड की तरह आप यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ स्टैंडर्ड की तरह। जैसे आप लिख लीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस वनथ, कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस वनथ टर्म in binomial expansion of 1 plus x की whole power n is NCR। तो बच्चों अगर हमको कभी भी r प्लस वन टर्म लिखना हो 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में तो वो NCR ही होता है। ये आपका पहला स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in binomial expansion of 1 plus x की whole power n is NCR। ये बच्चों दूसरा स्टैंडर्ड हो गया आपका। 1 प्लस एक्स की होल पावर एन में x की पावर r का कोफिशिएंट लिखना हो या r प्लस वन टर्म लिखना हो, ये दोनों बातें सेम होती हैं। और दोनों केसेस में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो आपका वो NCR ही होता है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तरीके हैं कि x की पावर r का कोफिशिएंट लिखो या r प्लस वन टर्म लिखो। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r in expansion of 1 minus x की whole power n is -1 की पावर r into NCR। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट कंसेप्ट, कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस वनथ term in expansion of 1 minus x की whole power n is -1 की पावर r into NCR। तो बच्चों कोई ये बड़े कंसेप्ट मैंने नहीं लिखे हैं, जो मैंने अभी आप तक को थ्योरी पढ़ाई है वो थ्योरी के पॉइंट्स को मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको ये स्टैंडर्ड डायरेक्टली क्वेश्चन में आप यूज कर लिए, आपको जनरल टर्म वगैरह लिखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप लिखेंगे भी तो वही निकल के आएगा जो मैंने आपको उतनी देर तक समझाया है। तो क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड को। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चंस एक दो करके देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे बच्चों हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, वो क्वेश्चन अभी आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए। तो क्वेश्चन है बच्चों, द कोएफिशिएंट, क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms in expansion of 1 plus x की whole power n are in the
रेशियो 1:7 is to 42, then find n. तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, 1 + x की होल पावर n में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब मान लो वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, rth टर्म्स, r+1th टर्म्स, r+2th टर्म। तो ये जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो है 1:7:42। तो पूछ रहा है कि बताओ कि यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करेंगे, पहले आप लिख लीजिए भले कि लेट द 3 consecutive terms be rth term, r+1th term, r+2th term, ठीक है। देयर कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कोफिशिएंट्स आप लिखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल। अगर हमको 1 + x की होल पावर n में rth टर्म लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर अगर आप tr+1 लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप सर tr+1 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना, tr-1th टर्म, r+1th टर्म, r+2th टर्म, इन सबका क्या मतलब होता है, पहले आप वो समझ लीजिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन पे एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो आपने क्या लिया है, एक आपने लिया द 3 कंसेक्यूटिव टर्म, एक आपका rth है, एक r+1th है, एक r+2th है। तो बच्चों अगर आप rth टर्म लिखना चाहते हो तो rth टर्म आप लिखोगे कैसे, ये बात आप पे डिपेंड करती है कि rth टर्म आपका दिखाई कैसे देगा, क्योंकि यहां पे तो जो अगर आप tr+1 लिख रहे हैं तो ये r+1th टर्म, क्योंकि tr+1 क्या होगा, ये rth टर्म थोड़ा ना हुआ, tr+1th जो है ये तो r+1th टर्म ही हो गया। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप rth टर्म लिखना चाहते हैं तो rth टर्म आपको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, r, इसको r-1 + 1 लिख दो, तो देखो ऑटोमेटिक ये rth टर्म को डिनोट कर रहा है, ध्यान दो, ये rth टर्म को डिनोट कर रहा है। तो rth टर्म में यहां पे r की जगह क्या होगा, r-1 होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी 1 + x की होल पावर n में जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो वो होगा ncr-1, समझ में आया, इनटू x की पावर r-1। तो बच्चों तो जो rth टर्म होगा तो उसके t के बेस में r ही आना चाहिए, तभी वो rth टर्म कहलाएगा, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे। और बच्चों अगर हमें r+1th टर्म ही लिखना है तो r+1th टर्म के लिए आप तो यही यूज करेंगे, दिस इज ncr x की पावर r, ये हो जाएगा। तो ये जो टर्म दिखा रहा है तो ये तो ओवरऑल r+1th टर्म ही लिखा रहा है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। और अगर आपको r+2th टर्म लिखना है तो r+2th टर्म के लिए 2 को 1 + 1 लिख दो, तो r+2th टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ncr+1 x की पावर r+1। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर हम rth टर्म कह रहे हैं तो t के बेस में ओवरऑल r ही बनना चाहिए। तो r कैसे बनेगा, जब हम r-1 + 1 लिखेंगे। और अगर हमें r+1th टर्म चाहिए तो वो तो ऑटोमेटिकली होता ही है, और r+2th टर्म चाहिए तो r+2 को 2 को 1 + 1 लिख दो। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म, r+1th टर्म, और ये कौन सा हुआ, r+2th टर्म के कोएफिशिएंट्स। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी इस बात, अच्छे से मैंने आपको समझा दी। अब आप एक काम करिए, देखिए गिवन क्या है आपके पास, गिवन है उसकी तरफ चलिए। आपके पास गिवन है जो rth टर्म का कोफिशिएंट है, दैट इज ncr-1। जो rth टर्म का कोफिशिएंट है ncr,
जो r+1 RNC r+1। तो बच्चे इनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो है 1:7:42। ध्यान से देखिए, इनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो है 1:7:42। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि NCr-1 अपॉन NCr, इसको आप लिख सकते हैं 1/7। एक तो रिलेशन आप ये लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं NCr अपॉन NCr+1। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों? ये है 7:42। दूसरा रिलेशन बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। तो ये टर्म्स आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब बच्चों ये दो इक्वेशन से दो अननोन है, इनको सॉल्व करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते क्या। जरा देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो माइनस r +1 हो जाएगा इनटू फैक्टोरियल r होल डिवाइडेड बाय दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। ये बच्चों 1/7। ठीक, दूसरा देखिए बच्चों क्या है, दिस इज फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r+1। दिस इज 1/7 यानी 1/2। तो बच्चों ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने अभी दोनों तरफ साथ साथ में लिखता चला जा रहा हूं। तो मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे बीच में दोनों को सेपरेट कर देना हूं। तो मेरे ख्याल से ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप क्या करिए, देखिए टर्म्स भी आपके कैंसिल हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए कि टर्मिनोलॉजीज में चल क्या रहा है आखिर। तो यहां तक ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे होपफुली अच्छे से। चलिए, अगर ये टर्म्स क्लियर हो गए तो उनको कैंसिल करने के बाद अब जो बचा है वो लिखिए। तो बच्चों ये बचा है n माइनस r फैक्टोरियल r होल डिवाइडेड बाय n माइनस r+1 फैक्टोरियल r-1 1/7। और ये बच्चों बचा है फैक्टोरियल n माइनस r-1 फैक्टोरियल r+1 होल डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 1/6। ये बचा है बच्चों। तो बच्चों अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। इसको n माइनस r बना रहने दीजिए, r बाहर निकाल दीजिए, अंदर r-1 हो जाएगा। और n माइनस r+1 है, इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम होकर के n माइनस r ही बचेगा, और ये r-1 है। तो बच्चों देखिए, उसके बाद बच्चों यहां पर देखिए, इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। r+1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा r का फैक्टोरियल, और बच्चों n माइनस r को बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, अंदर हो जाएगा n माइनस r-1। ठीक है, फैक्टोरियल r को बने रहने दीजिए। अब बच्चों चेक करिए, आपकी इक्वेशंस बनके तैयार हो गई है। देखिए ये वाला कैंसिल हो गया टर्म, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। क्या बचा जरा देखिए, दिस इज r अपॉन n माइनस r+1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/7। और ये बचा r+1 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, r+1 को बाहर निकाला तो अंदर r बचा था, तो r+1 रह गया ऊपर, अपॉन n माइनस r इज इक्वल टू 1/6। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपके पास फाइनली दो इक्वेशन क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में नजर आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगी n माइनस 8r+1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगी n माइनस 7r-6 इज इक्वल टू 0। और बच्चों दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको r की वैल्यू आएगी 7 और n की वैल्यू आएगी 55। तो बच्चों आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों आपका n निकल करके आ गया, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ, लिखिए क्या है क्वेश्चन है बच्चों, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x की होल पावर n,
the coefficients of 5th, 6th and 7th terms are in AP. Find all values of n for which this will occur. तो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन है, उसके एक्सपेंशन में आपको 5th, 6th और 7th टर्म्स एपी में। तो बच्चों इसका 5th टर्म लिखेंगे तो अब आप समझ गए ना 5th टर्म कैसे लिखेंगे। दिस इज 4 + 1, 6th टर्म 5 + 1, 7th टर्म 6 + 1। अब आप समझ गए, जैसे आर टर्म में हमने एडजस्ट किया था ना r - 1 + 1, वैसे ये समझ गया। चलिए तो कैसे लिखेंगे, NCR यानी NC4 x की पावर 4, NC5 x की पावर 5, NC6 x की पावर 6। तो बच्चों हमें मतलब किससे, हमें तो मतलब कोएफिशिएंट से, क्योंकि कोएफिशिएंट उसके किस में है, कोएफिशिएंट इसके एपी में। तो बच्चों एक कोएफिशिएंट ये, दूसरा कोएफिशिएंट ये और तीसरा कोएफिशिएंट ये कोएफिशिएंट्स किस में है, एपी में। तो एपी में बच्चों अगर कोएफिशिएंट्स होते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, आप लिखेंगे NC4, NC5, NC6 आर इन एपी। और बच्चों अगर ये एपी में है तो आप जानते हैं क्या होगा कि बीच वाले का जो डबल होगा वो किसके बराबर होगा, यानी 2b = a + c। यही तो होगा, 2b = a + c। अब बच्चों ये तो आपको डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर पाए और अपना आंसर आप निकाल पाए, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। और बाकी बच्चों कुछ शॉर्टकट वगैरह अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं रखते, वो टेम्परेरी रहते हैं। इसलिए अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r। समझ में आ गया? तो अब बच्चों देखो न्यूमरेटर से फैक्टोरियल n सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ बचेगा 2 अपॉन। तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, और भी टर्म्स में कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। जैसे n - 5 को बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा, n - 6 बचेगा, बचा। अच्छा 5 को बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो n - 4 बाहर निकाल लो, n - 5 भी बाहर निकाल लो और n - 6 को छोड़ दो, ठीक है, फैक्टोरियल 4 भी छोड़ दो। और यहां देखो बच्चों क्या है, n - 6 है तो n - 6 को बने रहने दो, पूरे में कॉमन है। 6 को बाहर निकालो, 5 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, 4 बचा, 4 को पड़े रहने दो। अब ध्यान से देखो आपके बच्चों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, 4 4 4 पूरे में कॉमन आ जाएगा, उधर उधर से कैंसिल हो जाएगा। n - 6 n - 6 n - 6 कॉमन आ जाएगा, उधर उधर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन n - 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपॉन n - 5 5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 अपॉन n - 4 n - 5 प्लस 1 अपॉन 6 5 जा 30। अब आप बच्चों चेक करो, शायद समझ में आ गया हो, ठीक है। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आप मेहनत करिए, एलसीएम वगैरह लीजिए, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आपका काम, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बल्कि इसको आप जल्दी करने के लिए ये दोनों टर्म, मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए 2/5 टाइम्स n - 5 माइनस 1 अपॉन n - 4 n - 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। इसको ऐसे लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें से n - 5 कॉमन भी ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 2/5 टाइम्स 1 अपॉन n - 4। अब तो ये सिंप्लीफाई आपसे हो ही जाएगा, तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू निकल करके आ रही है। सिंप्लीफाई करने पर बच्चों इसमें n की वैल्यू निकल करके आ रही है। देखिए n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, देखिए n की वैल्यू बच्चों आ रही है इसमें 7 और 14। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों आप अपना होमवर्क नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास होमवर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको करने होंगे। क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th, rth and r plus 1th terms in expansion of x plus 1 की whole power n are in ratio 1:3:5. Find n and r। एक तो बच्चों एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके आप कहें तो मैं आपको आंसर भी दे देता हूं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के जो आंसर आएगा आपका, उसमें n की वैल्यू 7 आएगी और r की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ a की पावर r minus 1, a की पावर r plus 1 in binomial expansion of 1 plus a की whole power n are in AP, prove that n square minus n times 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equal to 0। ठीक है, तो बच्चों ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, इसमें आंसर की नीड नहीं होगी।